गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग यूनिट 4 में मोलेकुलरिटी की बात करेंगे। मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का मोलेकुलरिटी। तो रिएक्शन का मोलेकुलरिटी की बात करें मतलब अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। तो मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। तो देखिए कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, उसमें जितना परमाणु या अणु या आयन भाग लेता है उसी की संख्या को हम लोग आणविकता कहते हैं। अब देखिए यदि आणविकता 1 होगा, 1 मोलेक्यूल भाग लेगा तो आणविकता 1, 2 भाग लेगा 2, 3 भाग लेगा 3। इस तरह से आणविकता के आधार पर रिएक्शन जो होता है 3 तरह के होते हैं आणविकता के आधार पर। तो लिखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना परमाणु अणु एवं आयन भाग लेता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना परमाणु अणु एवं आयन भाग लेता है उसे ही उस रिएक्शन का आणविकता कहते हैं। उसी को उस रिएक्शन का आणविकता कहते हैं। अब देखिए बताए आणविकता के आधार पर रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। तो आणविकता के आधार पर रिएक्शन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो आणविकता के आधार पर रिएक्शन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो ये आणविकता के आधार पर 3 तरह का रिएक्शन होता है। अब आइए सब पे चर्चा करते हैं। 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 लिखो, यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। यूनिमोलेकुलर रिएक्शन एक आणविक अभिक्रिया। यूनिमोलेकुलर रिएक्शन एक आणविक अभिक्रिया। तो एक आणविक अभिक्रिया तो लिखिएगा इस प्रकार की अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है, केवल एक अणु भाग लेता है। जैसे देखो NH4 NO2 NH4 NO2 तो देखिए हो जाता है N2 + 2H2। तो यहाँ देखिए आणविकता देखिए केवल एक अणु भाग ले, यहाँ देखना है पीछे में एक अणु भाग ले रहा है इसलिए आणविकता 1 हो। ये हो गया यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। अब नंबर 2 लिखिए बाय मोलेकुलर रिएक्शन।
बायमोलेकुलर रिएक्शन, कहते द्विआण्विक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, बायमोलेकुलर रिएक्शन, द्विआण्विक अभिक्रिया। तो लिखिए इस प्रकार के अभिक्रिया दो अणु भाग लेता है, इसमें दो अणु भाग ले। जैसे देखिए उदाहरण कहते हैं N2 + O2, देखो 2NO, देखिए आणविकता, आणविकता देखो 1 1 2, तो आणविकता कितना हो गया 2। अब नंबर 3 लिखो ट्राइमोलेकुलर रिएक्शन, ट्राइमोलेकुलर रिएक्शन, देखो ट्राइमोलेकुलर रिएक्शन मतलब त्रिआण्विक अभिक्रिया, त्रिआण्विक अभिक्रिया, तो ट्राइमोलेकुलर रिएक्शन, त्रिआण्विक अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में 3 अणु भाग लेता है, तो इसमें 3 अणु भाग लेता है। तो देखिए 3 अणु भाग लेते, कहते 2SO2 + O2, तो 2SO3, तो देखिए 2 1 3, तो आणविकता हो गया 2 1 3। तो इस तरह से देखिए आणविकता आपका 3 हो गया। तो इस तरह से देखिए मोलेकुलरिटी के आधार पर अभिक्रिया 3 तरह का हो गया, यूनिमोलेकुलर, बायमोलेकुलर और ट्राइमोलेकुलर। अब चलो एक नोट लिखिए, नोट में नंबर 1। अब देखिए अभी आप देख रहे थे कि इसको सिंपली हम लोग गिन के बता देते, किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं, हम लोग सैद्धांतिक रूप से रिएक्शन में गिन के ये बात कह देते हैं। इसीलिए कहते हैं मोलेकुलरिटी, आणविकता जो है एक सैद्धांतिक विचार है। तो लिखो यह एक सैद्धांतिक विचार है। तो ये जो होता है एक सैद्धांतिक विचार है। फिर देखिए आणविकता, सोचिए रिएक्शन हो रहा है तो कुछ न कुछ भाग लेते, इसलिए ये न तो कभी 0 होगा, न भिन्न होगा, न निगेटिव होगा। लिखिए इसका मान 0, निगेटिव एवं भिन्न के रूप में नहीं होता, 0 निगेटिव एवं भिन्न के रूप में नहीं होता। उसके बाद देखिए यह केवल प्राथमिक अभिक्रिया की है, उस अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं जो केवल एक स्टेप में पूरा होता है। देखिए आणविकता केवल प्राथमिक एलिमेंट्री, आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए होता है।
तो आणविकता केवल प्राथमिक, आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए होता है। तो उस रिएक्शन को प्राथमिक रिएक्शन कहते हैं जो केवल एक ही स्टेप में पूरा होता है, केवल एक ही स्टेप में पूरा होता है, उसी के लिए आणविकता होता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग आणविकता के बारे में देख रहे, उसी के लिए होगा। नंबर डी देखिए, अगर आप कोई अभिक्रिया देखिए, उसके लिए आणविकता देखिएगा 3 से अधिक आ रहा, तो समझ जाइएगा वो जटिल रिएक्शन है। और जटिल रिएक्शन के लिए आणविकता केवल मंद स्टेप का होता है। तो जब रिएक्शन होता है तो उसमें फास्ट स्टेप और मंद स्टेप, स्लो स्टेप होता है। तो जब अभिक्रिया, तो लिखिएगा यदि अभिक्रिया के लिए आणविकता का, यदि अभिक्रिया के लिए आणविकता का मान 3 से अधिक होता है तो इस प्रकार, यदि अभिक्रिया के लिए आणविकता का मान 3 से अधिक होता है तो इस प्रकार का रिएक्शन जटिल, कॉम्प्लेक्स जटिल रिएक्शन होता है, जटिल रिएक्शन होता है। अर्थात इस प्रकार का रिएक्शन एक से अधिक पद में पूरा होता है, अधिक पद में पूरा होता है। जटिल रिएक्शन के लिए आणविकता केवल मंद स्लो, आणविकता केवल मंद स्टेप का होता है। तो यदि रिएक्शन जटिल रिएक्शन, तो उसमें जो आणविकता हो पूरा रिएक्शन का नहीं, उसमें जो मंद स्टेप होगा केवल उसी का आणविकता। तो यही है हम लोग का आणविकता। तो इस तरह से देखिए आणविकता को हम लोग पढ़ लिए। तो आणविकता, अब चलो एक मेन पॉइंट लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। अब आइए इसी अभिक्रिया की कोटि पर हम लोग विचार करें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो देखो वेग व्यंजक जो होता है, जो कि गुलबर्ग और बागे लॉ ऑफ मास एक्शन में, जैसे देखिए
देखिए आप जानते हैं दर बराबर के, मान लो a टू दी पावर 2 है और b टू दी पावर 3। तो देखो होगा क्या, इसमें a का जो कोटि हुआ ये 2 और b का जो कोटि हुआ ये 3। यही कोटि होता है कि ये जो वेग व्यंजक होते हैं इसमें अभिकारक के समांतराल पद पर जो ये पावर होता है इसी घात को हम लोग कोटि कहते हैं। और जिस रिएक्शन का ये व्यंजक उसका ऑर्डर निकालना रहेगा तो इस दोनों को हम लोग जोड़, तो क्या हुआ, दर का जो इक्वेशन है उसमें जो अभिकारक के समांतराल पद पर घात है उसी घात के योगफल को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो यही होता है अभिक्रिया की कोटि। तो अब आइए अभिक्रिया की कोटि, तो लिखिएगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित अभिकारक के समांतराल पद के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यही देखिए अभिक्रिया की कोटि हो जाए, अभिक्रिया की कोटि। जैसे देखो वेग बराबर यदि के a टू दी पावर x b टू दी पावर y, तो b टू दी पावर y है तो देखो a की कोटि जो होगा x होगा और b की कोटि जो होगा ये y होगा। और अभिक्रिया की कोटि जो होगा ये x प्लस y। देखिए यही कोटि होता है। इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। वही जो घात होता है पावर होता है उसी को जोड़ लेना। जैसे देखो कुछ उदाहरण लिखते हैं, N2 प्लस O2 कहते 2N। अब देखिए वेग बराबर लिखेंगे K N2 O2। इस तरह से देखो कोटि जो हुआ 1 प्लस 1 2, तो ये कोटि निकल गई। जैसे N2 प्लस 3H2 हो गया 2NH3। तो देखो वेग बराबर लिखेंगे K एक्टिव मास N2 एक्टिव मास H2। तो देखो यह कोटि कहेंगे 1 प्लस 3, ये 4 हो जाए। तो इस तरह से देखिए अगर हम लोग को वेग बराबर दिया k a टू दी पावर अल्फा b टू दी पावर गामा c टू दी पावर बीटा, तो देखो कोटि की बात करें होगा अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा। तो इस तरह से देखो कोटि कह देंगे। जैसे वेग बराबर कहे के a टू दी पावर 3/2 और b टू दी पावर -1। तो देखो क्या हो जाएगा, तो कोटि हम बताएंगे, कोटि बताएंगे देखो 3/2 -1 हो जाए, 3/2 -1 हो जाए। ये देखो 3/2 1.5 है, 1.5 में से 1 चला गया, आधा 1/2। तो इस तरह से देखिए
हम लोग कोटि निकाल सकते हैं। कोई भी देगा इस तरह से कोटि आप कह सकते हैं। चलिए पुनः एक नोट लिखिए, नोट दे दे। अब देखिए ये जो कोटि है, ये कोटि कभी कभी आपको देखिए जो कोटि लगेगा, आगे हम उदाहरण दें, लगेगा कोटि 2 होना चाहिए तो 2 नहीं हो, वो प्रयोग से पता करना पड़े। तो आणविकता क्या है? सैद्धांतिक कंसेप्ट है, लेकिन ये प्रायोगिक कंसेप्ट है। तो लिखो कोटि एक प्रायोगिक विचार है। कोटि एक प्रायोगिक विचार है। फिर देखिए ये 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता, भिन्न भी हो सकता है। लिखिए यह 0 एवं भिन्न के रूप में हो सकता है। तो 0 भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। तो 0 भी होगा और भिन्न भी होगा। उसके बाद देखिए ये जो कोटि है ये प्राथमिक एवं जटिल दोनों रिएक्शन के लिए देखिए यह प्राथमिक एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रिया के लिए होता। तो ये जो कोटि है प्राथमिक और जटिल दोनों प्रकार के रिएक्शन के लिए होता है। तो दोनों प्रकार के रिएक्शन के लिए, अब मान लो एक रिएक्शन हम लोग लिखते के एक्टिव मासी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इसके संबंधन को आप कितना भी चेंज करें, 2 गुना कर दिए, 3 गुना कर दिए, 4 गुना कर दिए, वेग पर कोई असर नहीं होगा, वेग पर कोई असर नहीं होगा। क्या होगा कभी कभी अभिकारक के संबंधन को कितना भी बदलेंगे, देखेंगे वेग पर कोई असर नहीं। इसका मतलब जो इस पे पावर होगा वो शून्य हो जाएगा, मतलब अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो शून्य होगी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया यदि होगा तो फिर अभिक्रिया का वेग अभिकारक के संबंधन पर निर्भर नहीं करेगा। तो लिखिएगा डी, यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के संबंधन पर निर्भर नहीं करता, यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के संबंधन पर निर्भर नहीं करता है तो इस प्रकार के अभिक्रिया की कोटि 0 होती। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक के संबंधन पर देखिएगा निर्भर नहीं करता। तो समझ जाइएगा अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। तो हिसाब में मिलेगा आपको, देखेंगे अभिक्रिया का वेग अभिकारक के संबंधन पर निर्भर नहीं कर रहा, तो समझ जाइएगा कोटि क्या होगा, तो 0। उसके बाद देखो अगर मान लीजिए देखिएगा वेग बराबर के ये E, अब इसको अगर 2 गुना करेंगे वेग 2 गुना हो जाए, 3 गुना करेंगे ये 3 गुना हो जाए,
4 गुणन करेंगे 4 गुणन हो जाएगा, मतलब समझ जाइएगा इस पर पावर 1। लेकिन 2 गुणन करेंगे तो 4 गुणन हो जाएगा, 3 गुणन करेंगे तो 9 गुणन हो जाएगा, तब समझ जाइएगा पावर 2 है। तो लिखिए नंबर ई में लिखिए, यदि अभी कारक की संरचना को 2 गुणन एवं 3 गुणन करने पर अभी क्रिया का वेग क्रमशः 2 गुणन एवं 3 गुणन होता हो तो कोटि 1 होगा, कोटि 1 होगा। नेक्स्ट लिखिए, यदि अभी कारक के संरचना को 2 एवं 3 गुणन करने पर अभी क्रिया का वेग क्रमशः 4 एवं 9 गुणन 4 एवं 9 गुणन हो रहा हो तो कोटि 2 होगा। तो इस समय कोटि कितना हो जाए 2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हिसाब में भी यूज आप करेंगे, देखेंगे कितना गुणन हो रहा। अगर देखेंगे संरचना को चेंज भी करते हैं, वेग पर कोई असर नहीं हो रहा, समझ जाइएगा कोटि 0। अगर देखिएगा संरचना को 2 गुणन 3 गुणन किए तो वेग भी 2 गुणन 3 गुणन, समझ जाइएगा कोटि 1। लेकिन संरचना को 2 गुणन किए वेग 4 गुणन, 3 गुणन किए 9 गुणन हो गया, तो समझ जाइएगा कोटि क्या है 2 है। तो इस तरह से देखिए हिसाब में भी हम लोग यूज करेंगे, कोटि की बात किया करेंगे। तो इस तरह से देखिए हो गया अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि हम लोग देखें। अब देखिए कोटि और आणविकता में आपसे अंतर पूछते रहता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। तो एक मेन पॉइंट देंगे, देखिए अभी क्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो आइए कोटि और आणविकता में अंतर की बात हम लोग करते हैं। तो आप एक टेबल बना दीजिए, इसको 2 भाग में बांटिए। तो चलिए इधर लिखिएगा आणविकता,
अण्विकता, इधर लिखिएगा कोटि। सब कुछ ऐसे हम बता दिए, जितनी भी बात है सब कुछ कर दिए, आपको सब बता दूं। तो चलिए लिखिए, लिखिए रासायनिक अभिक्रिया में जितना परमाणु अणु एवं आयन भाग लेता है उसे ही आणविकता कहते हैं। सब अभी बता, इधर आई अभिक्रिया की वेग व्यंजक में कारक के समांतराल पद पर उपस्थित घात के योगफल को कोटि कहते हैं। तो हो गया कोटि। अभी तुरंत बताए दो। नंबर 2 लिखिए, क्या बताए थे? यह सैद्धांतिक विचार है। और इसमें क्या बता? यह प्रायोगिक विचार है। प्रायोगिक विचार 3 लिखिए, 3 लिखिए, लिखो यह जीरो एवं भिन्न के रूप में नहीं होता। यह जीरो एवं भिन्न के रूप में हो सकता है, यह केवल प्राथमिक रिएक्शन के लिए होता है। और इधर क्या लिखिएगा? यह प्राथमिक एवं जटिल दोनों रिएक्शन के लिए होता है। तो यह प्राथमिक एवं जटिल दोनों रिएक्शन के लिए होता है। तो यही था, आपके पूछता है आपसे बार बार कोटि और आणविकता हम लोग अंतर देखें। क्या अंतर है अभिक्रिया की कोटि में और अभिक्रिया की आणविकता? तो कोटि और आणविकता में अंतर देखें। तो चलो, ये अंतर भी हो गया हमारा कोटि और आणविकता में अंतर हम लोग देखें। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। उसके बाद लिखो सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो सूडो मतलब होता है कि झूठा। क्या कहते हैं? सूडो होता है झूठा, फॉल्स, जिसको छाद्म कहते हैं। छाद्म कोटि अभिक्रिया,
तो देखो ये छाद्म कोटि अभिक्रिया, छाद्म कोटि कहते हैं झूठा, कोटि जितना लगेगा उतना नहीं हो, अनुमान के अनुसार अभिक्रिया की कोटि नहीं होगा, लगेगा कुछ हो जाएगा कुछ, तो उसी को हम लोग कहते हैं छाद्म कोटि अभिक्रिया। तो लिखिए यदि अभिक्रिया की कोटि अनुमान के अनुसार नहीं हो, यदि अभिक्रिया की कोटि अनुमान के अनुसार नहीं हो तो इसे छाद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो छाद्म कोटि अभिक्रिया, जैसे देखो उदाहरण लिखते हैं C12H22O11, सुक्रोज इसकी प्रतिक्रिया जल से करा तो C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोन, फ्रुक्टोज। तो अब देखिए इसमें अगर वेग आप देखिए, देखो वेग बराबर कहेंगे के एक्टिमस C12 H22O11 और एक्टिमस H2। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि H2O के संबंधन को कितना भी चेंज करती है, वेग पर कोई असर नहीं। ये प्रयोग में देखा, जब प्रयोग इस रिएक्शन के लिए कीजिएगा तो इसके संबंधन को कितना भी चेंज कीजिएगा ना, वेग पर कोई असर नहीं, मतलब इसका पावर जो होगा वो शून्य होगा, मतलब इस पे पावर शून्य होगा। और पावर शून्य हो गया तो आप जानते हैं किसी पर पावर शून्य होता है तो वो 1 हो जाता है। तो देखो ये पावर जब शून्य हो गया तो ये खत्म हो गया, ये 1 हो, और 1 हो गया तो देखो इतना हो गया के C12H22O11। अब देखो कोटि कितना है, तो यहाँ देखो कोटि हम लोग का निकला E, जबकि लग रहा था कोटि 2 होना चाहिए, तो होना 2 चाहिए लेकिन 2 नहीं हुआ, 1 हुआ, इसलिए अनुमान के अनुसार नहीं हुआ, और अनुमान के अनुसार नहीं हुआ इसलिए हो गया छाद्म कोटि, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो पुनः एक मेन पॉइंट ना लिखिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छाद्म प्रथम कोटि, छाद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो छाद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो देखो ये छाद्म प्रथम कोटि, देखिए होता क्या है कि अभिक्रिया की आणविकता यदि 2 तो उसकी कोटि भी 2 होना चाहिए। अगर आणविकता 2 हो तो कोटि भी 2 होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होगा, आणविकता तो 2 होगा लेकिन कोटि 1 हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग ये छाद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो लिखिएगा यदि अभिक्रिया की आणविकता 2 हो तो कोटि भी प्रायः 2 होता है, लेकिन यदि इस प्रकार
के रिएक्शन, लेकिन यदि इस प्रकार के रिएक्शन की कोटि एक हो तो इसे छात्र प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसको छात्र प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो ये छात्र प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। तो इसी को कहते हैं कोटि आणविकता। यदि अभिक्रिया की आणविकता 2 हो तो कोटि भी प्रायः 2 होता है, लेकिन यदि इस प्रकार के रिएक्शन की कोटि 1 हो तो इसे छात्र प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो यही देखो छात्र प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दे दीजिए। 2 उदाहरण आपको मिलते हैं, कभी लिखे थे C12 H22 ये H2 तो C6 H12O6 C6 H12O6। तो देखिए यहाँ आणविकता जो है, आणविकता देखिए एक प्लस 2, लेकिन देखिए कोटि निकालेंगे तो वेग बराबर लिखेंगे के C12 H22 और ये H2, इस पर पावर 0 हो जाए तो K बराबर C12 H22। इसीलिए देखिए कोटि आपका 1 होगी। इस तरह से देखिए आप लिख सकते हैं। फिर B कहते हैं CH3CO C2H5 इथाइल एसीटेट, इसका भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो CH3COOH प्लस C2H5OH। तो इस तरह से देखिए इथाइल अल्कोहल एसीटिक एसिड। अब देखिए यहाँ आणविकता देखिएगा तो 1 प्लस 1 2 हो गया, लेकिन कोटि देखिए उसी तरह से कोटि आपका ये 1 हो जाए तो कोटि 1 हो जाए। तो इस तरह से देखिए ये 2 ऐसा उदाहरण है जिसकी आणविकता तो 2 है लेकिन कोटि कितना है जी 1 है। तो आणविकता 2 लेकिन कोटि 1, इसीलिए हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई। तो चलो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग देख लिए। उसके बाद एक मेन पॉइंट लिखिए हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ आ रही। तो देखो ये जो हाफ लाइफ होता है, कोई भी अभिक्रिया है कहते हैं अर्धायु। तो किसी भी अभिक्रिया 50% को पूरा, आधे भाग को पूरा होने में जो समय लगे, जैसे आपको 10 रोटी खाना है तो 5 रोटी खाने में कुछ समय लगा, जो समय लगता उसी को कहते हैं हाफ लाइफ। और इस अर्धायु को डिनोट करते हैं T के फुट पर हाफ दे, इसी तरह से डिनोट करते हैं T के फुट पर हाफ दे देते, कहते किसी भी अभिक्रिया की आधे भाग को पूरा होने में या 50% पूरा होने में जो समय लगता है उसे ही अर्धायु
कहते हैं, उसे ही अर्धायु कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का व्यंजक निम्न होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का व्यंजक निम्न होता है। तो देखो टी हाफ बराबर होता 0.693 बाई टी, क्या होता है? तो टी हाफ का सूत्र होता 0.693 बाई की, तो ये होता। तो याद रखिएगा, इसको पूछते रहता है। ऐसे आगे हम इसको डिराइव भी करेंगे, अभी डायरेक्ट लिख दिए, आगे इसका डेरिवेशन भी करेंगे कैसे ये आए। ये हो गया अर्धायु, हाफ लाइफ की बात। तो हाफ लाइफ हम लोग देखें, हाफ लाइफ की बात हो। अब चलिए मेन पॉइंट दें, लिखिए यूनिट ऑफ के फोर डिफरेंट यूनिट ऑफ के फोर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, विभिन्न ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का व्यंजक प्राप्त है। तो कहते हैं यूनिट ऑफ के जानते आप रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ के फोर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए के का होता है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं एन ऑर्डर का, 0 रहेगा तो एन का मान 0 ले लेंगे, 1 रहेगा 1 ले लेंगे। तो एन कोटि हम लोग मान लेते और एन कोटि मान के एक व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं, उसमें मान रखेंगे, काम हो जाएगा। तो नीचे लिखिएगा माना कि एक एन कोटि की अभिक्रिया निम्न है। तो माना कि एक एन कोटि की अभिक्रिया निम्न, तो एन कोटि की अभिक्रिया ए से बन गया प्रोडक्ट। तो एन कोटि की अभिक्रिया ए से बन गया प्रोडक्ट। तो देखो, तो हम वेग बराबर लिखेंगे के एक्टिव मास ए, और एन कोटि का है तो पावर क्या दे देंगे, एन दे देंगे। अभी बोले थे जितना पावर रहता वही कोटि होता। फिर याद करो वेग बोले थे डीसी बाय डीटी, तो वेग हो गया डीसी, वेग हो गया डीसी बाय डीटी। तो डीसी बाय डीटी बराबर के, और ए टू दी पावर देखो एन हो। अब डीसी देखिए यह समांतरण बटे ये हो गया टर्म। फिर देखो के, और ये भी देखो समांतरण है, एक्टिव मास ये भी समांतरण है, समांतरण टू दी पावर एन हो गया। तब देखो यहाँ से अगर हम के लेते हैं तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो ये समांतरण बटे ये टर्म, और देखो ये भी यहाँ नीचे आ जाए 1 बटे समांतरण टू दी पावर एन हो जाए। तो देखो आ गया यूनिट ऑफ के कहेंगे। तो देखो ये समांतरण टू दी पावर नहीं पूछा है तो 1 है, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो हो जाएगा समांतरण टू दी पावर 1 माइनस एन, समांतरण टू दी पावर 1 माइनस एन। ये टाइम ऊपर चला जाएगा, पर टाइम हो जाए, तो पर टाइम देखो यही निकल गया, मेन इक्वेशन आ गया। अब इसमें जिसका भी मात्रक निकालना,
वो पुट कीजिए, सब का मात्रक निकाल सकते हैं। किसी का भी, जिसका भी चाहिए सब का निकल जाए, सभी का आप निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, तो सब का हो जाए। तो चलो देखते हैं हम लोग, निकालते हैं। तो देखो लिखते हैं 4 0 कोटि, और 0 कोटि लीजिएगा तो n का मान 0 हो गया, और n का मान 0 हो गया तो देखो यूनिट ऑफ के, देखो क्या हो जाएगा, संगंदरान टू दी पावर 1 माइनस n पर टाइम। तो n का मान क्या हो गया 0, और 0 हो गया तो देखो क्या बच गया, केवल बच गया संगंदरान और पर टाइम। आप याद कीजिए, ये संगंदरान क्या बार बोले थे, मोल पर लीटर। संगंदरान क्या होता है, मोल पर लीटर। तो देखो ये हो गया मोल पर लीटर, टाइम को सेकेंड में लेंगे, पर सेकेंड। तो देखो ये यूनिट ऑफ के निकल गया, किसके लिए जी, शून्य कोटि के लिए। तो शून्य कोटि के लिए क्या निकला, तो निकला मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये शून्य कोटि के लिए हो। अब देखो यदि एक कोटि लेंगे तो n का मान 1 हो जाए, और 1 हो जाएगा तो देखो ये n का मान यहाँ 1 हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस 1 क्या होगी, 0 हो गया, और ये हो गया संगंदरान टू दी पावर 0 पर टाइम। तो ये तो 0 मतलब ये खत्म हो गया, तो केवल क्या बचा, पर टाइम बचा। तो देखो क्या कह सकते हैं, पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड हो गया। इसी तरह देखो अगर 2 कोटि लेते हैं तो n का मान हो गया 2, और 2 हो गया तो देखो यहाँ 2 हो जाए, और यहाँ 2 जब हो जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको संगंदरान टू दी पावर -1, और पर टाइम मतलब क्या हो गया, 1 बाय संगंदरान पर टाइम। अब देखिए संगंदरान क्या होता है, मोल पर लीटर, तो लीटर ऊपर चला जाए तो मोल पर लीटर, देखो लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो ये मोल पर लीटर ऊपर चला, लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो इस तरह से देखिए हम लोग को मेन इसी 3 का पूछा जाता है, शून्य कोटि के लिए, 1 कोटि के लिए, 2 कोटि के लिए। अब देखो ये कोटि कहते हैं यूनिट ऑफ के। अगर शून्य कोटि हो तो शून्य कोटि के लिए क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। 1 कोटि के लिए हो गया पर सेकेंड, और 2 कोटि के लिए हो गया लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो इस तरह से देखिए हम लोग को याद अब रखना है। ऐसे देखो हम जनरल फॉर्म आपको ला दी, उससे किसी भी कोटि का आप बता सकते हैं, सभी कोटि के लिए निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मात्रक। तो मात्रक भी हम लोग देख ली, तो मात्रक डिफरेंट कोटि के लिए होगी। तो डिफरेंट कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक की बात है। अब हम लोग देखेंगे तो मेन पॉइंट देंगे, लिखिए डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट।
ये लिखिएगा। अब हम लोग को देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिटेल से पढ़ना। किसको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो लिखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया आप जानते हैं, लिखिए उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं जिसका कोटि एक होता है या समांतराल पद पर घात एक होता है या अभिक्रिया का वेग केवल एक समांतराल पद पर निर्भर करता है, केवल एक समांतराल पद पर निर्भर करता है। इसके लिए रेट कांस्टेंट का मात्रा पर सेकेंड होता है। तो अब देखिए यही है प्रथम कोटि, जिसको आपको डिटेल से पढ़ना। अब एक मेन पॉइंट दे और लिखिए डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का व्यंजक प्राप्त। अब इसी की बात हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का व्यंजक प्राप्त करें, ये होगा नेक्स्ट। तो यहीं से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, अगले भाग में हम लोग यहीं से मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ यूनिट 4 में भी आपको पढ़ा दिए हैं। सभी बच्चे आनंद उठाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स।